सुपरपोजिशन का ही क्वेश्चन है बच्चों। मान के चलो कि स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर पे चार्ज है प्लस क्यू है। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे इसके माइनस क्यू चार्ज है। तो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो सेंटर पे चार्ज। सुन लो, पहले क्या क्या है, इसकी लेंथ है, ये ले लो। कितनी लेंथ है, स्क्वायर बोल दे तो लेंथ कितनी है बच्चे इसकी। तो आपको कहाँ पे फाइंड करना है, सेंटर पे फाइंड करना है। ठीक है, करो। देखता हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो। सेंटर पे फाइंड करना है, सेंटर पे। यहाँ पे मान के चलो बल्कि प्लस क्यू है। अब आप भी ट्राई करना, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू। मुझको इस पॉइंट पर निकालना बच्चों, ध्यान से देखो। इस पॉइंट पर मेरे को फोर्स निकालना है। डायरेक्शन बहुत अच्छे से चूज करनी है आपको। ठीक है, डायरेक्शन आप सबको पता है। पॉजिटिव चार्जेस में रिपेलिंग होती है और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिंग। करो आराम से। जो मैंने डार्क कर रखा है उस पॉइंट पर फोर्स निकालना है। ध्यान से समझो। आप डायरेक्शन बनाने में अभी भी थोड़ा सोच समझ के स्टेप नहीं ले रहे हो। डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पर निकालना, ये प्लस क्यू है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, सेम लाइन में ही होगी। इस प्लस की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। क्योंकि स्क्वायर है तो बच्चे ये लाइन जो एंगल कट करेगा कौन से एंगल पे कट करेगा, 45 एंगल पे कट करेगा। तो मान के चलो इस वाले की वजह से हो गया F1, इस वाले की वजह से हो गया F2, इस वाले की वजह से हो गया F3। ठीक है। अब मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो मेरे ख्याल से F1 की वैल्यू हो जाएगी ए टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अभी डायरेक्शन नहीं लिखनी है। F2 क्या हो जाएगी, F2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। F3 आप सभी को पता है, फिर आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 है। दैट विल बिकम के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर। यहां तक तो मुझे पता है कि आप सभी ने कर दिया होगा, यहाँ के बाद गड़बड़ी करो। देखो डायरेक्शन को समझो। अब तीन वेक्टर का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जब तीन वेक्टर फॉर्मूला है तो फिर मैंने क्या बोलता, अगर तीन करनी तो पहले दो का निकालना, फिर दो का बाद में रिजल्टेंट देखना। अब एक चीज बताओ, मैं ये वाला क्यों यूज करूं, मैं तो पहले ये वाला यूज करूंगा और ये वाला यूज करूंगा। क्योंकि इन दोनों का मिडल इसी डायरेक्शन में तो आएगा। और दोनों सब जैसे सेम डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, तो उनको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, काम खत्म। अगर दोनों का दोनों सेम ही डायरेक्शन में, फिर मेरे को थोड़ा डायरेक्शन चेक करना है, फिर तो डायरेक्टली ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे F1 और F2 का रिजल्टेंट बताओ। अब आपको पता है F1 और F2 के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, F1 और F2 के बीच में 90। तो आप सभी को पता है कि F ई मान के चलो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। दोनों ही सेम है, तो √2 F हो जाएगा, ये √2 F1 लगा लो, √2 F1 लगा लो। ठीक है। अब एफ ई ध्यान से देखो, एफ ई और F3 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप लिखोगे यहाँ पे F E एंड F3 आर इन सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इनको FR मान लो, इनको ऐड कर सकता हूँ। अभी डायरेक्शन की बात नहीं, अभी केवल एडिशन की बात है। F E की वैल्यू कितनी है बच्चे, √2 F1। और F1 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, करेक्ट। और F3 की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड निकला है, अभी क्या निकला है, इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस से 45। कल मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया, अगर एंगल गिवन है आपके पास तो उसको आई और जे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साथ में एंगल जोड़ दो। पर दिक्कत एक है, पूछो क्या? एंगल नीचे की तरफ है, और आपको पता है, और एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सोच समझ के बताना। क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमेशा एक्स से मेजर करता है, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। और जब भी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं हमेशा एंगल। क्या किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो एक्चुअल में जो एंगल है वो एंगल -के 45 है, तो -के 45 क्या होगा, कॉस -45 आई कैप प्लस साइन -45 जे कैप। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हो गया 1/√2 आई कैप -1/√2 जे कैप। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई, काम खत्म। किसको किसको का जीरो, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन के साथ आ गए वैल्यू। ठीक है, बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। अभी अभी भी आपको डायरेक्शन में समझने में इशू आ रहा है, यही चीज समझनी है, बेसिक बेसिक चीजें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जेई टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो करें। वो कहता है, क्वेश्चन लिख लो। अनचार्ज स्ट्रिंग है, अनचार्ज स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग्स हैं अनचार्ज, टू अनचार्ज स्ट्रिंग्स हैं विद सेम चार्ज है, सेम चार्जेस है दोनों पे, एट बॉटम, एट बॉटम, लेट प्लस क्यू ही है दोनों पे। क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो मुझे टेंशन पता करना है कि पास टेंशन कितना है, क्या पता करना है, टेंशन कितना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, एक ही, ये है मेरी वॉल, ध्यान से सुनो। वॉल पे क्या हुआ कि दोनों स्ट्रिंग ऐसी पड़ी हुई है, एक ऐसी पड़ी हुई है, जस्ट इसके साथ में दूसरी पड़ी हुई है। जैसे ही इन्होंने देखा कि इसके पास ये प्लस क्यू है, इसके पास ये प्लस क्यू है, तो क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगी, करेंगे कि नहीं करेंगी? मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं इन पे, मैंने कोई फोर्स लगा नहीं, लगा, बस छोड़ दिया। तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो कहाँ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद जो उनका रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में नहीं बन जाएगा बच्चों, यस और नो, है ना? और बीच वाला क्या हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि इसको मैंने, ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका मीन पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही रहा होगा। सर बिल्कुल बात है सर, एंगल बनाएगा थीटा। अब इसका अगर चार्ज प्लस क्यू है तो मान के चलो इसका मास है एम, इसके पास भी प्लस चार्ज क्यू है तो इसके पास है मास एम। तो मुझे थोड़ा कष्ट करके बताओ, तो ये बता कि इस वाले के पास कौन कौन से फोर्स तेरे को लगता है जो होंगे, नीचे, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, पहला फोर्स आ गया एम जी, करेक्ट, और बता, लेंथ करेक्ट बच्चे, टेंशन बहुत ही बढ़िया, और तो कुछ नहीं है, हैं? एम जी cos थीटा कैसे ले लेंगे भाई, वेरी गुड, शाबाश, दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? गुलाम फोर्स के चक्कर में तो अपोजिट डायरेक्शन में गए थे, पर मैं कहा, मैं तो चला गया हूं जापान में, मैं क्यों याद रखूंगा? एफ फोर्स, समझ में आया कि नहीं आया? तीन फोर्स लग रहे हैं बच्चे इसके ऊपर, एफ जो उसको खींच, नीचे की तरफ एम जी, इधर की तरफ टेंशन। तुम्हें पता है कि हम फिर क्या कर, याद है इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके, तो हम ये भी एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर की तरफ क्या होगा, टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा, क्या ये मूव कर रहा है? तो सारे के सारे किस पर हैं, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, सभी डायरेक्शन में जीरो होता है। तो बस बच्चों शाबाश, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो। मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, सिर्फ एक एफ ही है, माइनस टी साइन थीटा है, इक्वल्स टू जीरो है। तो टी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एफ, एफ तो हम निकाल ही लेंगे बाद में, कि नहीं?
एफ वाई डायरेक्शन बताओ। वाई डायरेक्शन में क्या, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी। तो मुझे बताओ टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एम जी आ गई। राइट बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। 1/2 करोगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई अपॉन में एम जी हो जाएगी। समझ में आ गया है ना। और ये क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। एफ ई की वैल्यू क्या होती है, एफ ई की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को, के टाइम्स क्यू स्क्वायर हाँ यही तो सोच रहे हैं क्या होगा, तो हवाबाजी में ले रहा है वो साइन। अब देखो यही तो क्वेश्चन है। देखो हम दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। अब थोड़ा सोचो, इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इसमें। ये मेरा एल है, राइट, ये मेरा थीटा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ये एल है तो साइन थीटा लगेगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा, है ना। लेकिन दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का गैप कितना हो जाएगा बच्चे, 2L साइन थीटा। तो एक्चुअल में यहाँ पे आएगा 2L साइन थीटा का स्क्वायर। और mg की वैल्यू तो mg है ये। अब जो चाहो यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे और नो। मेरे को तो बस सोल्व करके दिखाना था। थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू, जी की एम की वैल्यू एम की वैल्यू निकाल दो, के की वैल्यू है तो के की वैल्यू, थीटा अगर गिवन है तो बोल सकता है थीटा 45 है तो 45 10 45 नहीं पता कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। कुछ भी वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, तो उसमें डाल दो। मैं तो सोल्व तो पूरा ही करूंगा। समझ में आ गया, आसान है, क्लियर है। नेक्स्ट करें। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, तो लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो। क्या बच्चों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आप। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे ग्रेविटेशन की खुद की एक फील्ड होती है, मैग्नेटिक की भी खुद की एक फील्ड होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक की भी एक खुद की फील्ड होती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट पे होता है। मतलब एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक चार्ज मान के चलो पड़ा हुआ है, कोई सा भी चार्ज हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो उसकी एक क्या होगी बच्चों, एक रीजन होगा। ठीक है, उसका एक रीजन होगा। अब वो रीजन हो सकता हो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पहले बताओ। फील्ड से बाहर है तो लगाएगा नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। फील्ड से बाहर है ना, तो नहीं लगेगा। फील्ड के जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगा, अगर प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, और अगर, पर हम बोलते हैं, हम ऐसा ध्यान में लगाते हैं कि इसकी कोई फील्ड ना फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बच्चों, हाँ हो सकता है यहाँ पे इसकी फोर्स की वैल्यू कम हो, डेफिनेटली। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फोर्स की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, क्योंकि दोनों का बीच का गैप क्या हो रहा है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर अगर कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम ये मान के चलते हैं, हाँ डेफिनेटली जितना दूर जाएगा तो फील्ड इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। फील्ड इफेक्ट क्या होता रहेगा बच्चों, कम। पर वे मान के चलते हैं आइडियल केस में इफेक्ट तो रहेगा, चाहे कम है रहेगा। इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो इन्फानाइट रीजन तक रहेगा, हम मान के चलते हैं। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्ट करे ना करे अलग बात है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस around a charge. Electric field is a region or space around a charge particle that shows its electric effect. That shows its electric effect.
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसको मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे हम ग्रेविटेशन फील्ड को मेजर नहीं कर सकते। कौन मेजर का मतलब कि हम वैल्यू नहीं बता सकते कितनी वैल्यू, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इंटेंसिटी। तो यहां पर लिखो नेक्स्ट टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a physical quantity which can quantify electric effect, which can quantify electric effect, which can quantify electric effect. Generally it is called as electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या फाइंड करना है एक्चुअल में? इंटेंसिटी, क्योंकि एक ही टर्म है, अलग से तो दूसरी टर्म है नहीं कोई भी। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करना। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्लस क्यू चार्ज होता है, तो प्लस क्यू का चार्ज वैसे तो हम देखेंगे ही, जो प्लस क्यू का चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड फ्लो करती है। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है बच्चों। ये इसका रीजन है, समझ में आ रहा है। और जो माइनस क्यू की होती है वो कैसी होती है बच्चों? इनवर्ड फ्लो। बनाते रहो साथ साथ। यहाँ पे है माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी जो भी एक फील्ड रीजन है, अगर मैं मान के चलो कोई भी इसके ऊपर टेस्ट चार्ज पास में ले आऊं, तो क्या इसके फील्ड पे कोई इफेक्ट आएगा? इसके फील्ड पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि इसकी जो फील्ड रीजन है वो किसकी वजह से है? इसके चार्ज के, खुद के चार्ज के से, और खुद का चार्ज क्या है? प्लस क्यू है, जो भी है। यस और नो। अब ऐसा थोड़ा ना कि गलती से इसके सामने मैं माइनस क्यू ले आऊं तो अलग बिहेव करेगा, प्लस क्यू ले आऊं तो अलग बिहेव करेगा, ज्यादा बढ़ा दूंगा अलग बिहेव करेगा, नहीं। ये जितनी फील्ड है उसकी फील्ड उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब कि अगर मुझे फील्ड रीजन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना फील्ड रीजन बढ़ाना है तो चार्ज बढ़ा दो, और कुछ नहीं कर सकता। किसका चार्ज बढ़ा दो? उसी का ही। समझ में आ गया? दूसरे से मुझे कोई भी मतलब नहीं। समझ में आ गया ये बात? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो। हाँ, हम चेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं? तब हम स्टडी कर पाए बस। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे हाथ में मैग्नेट है। अब तुम कई बार तुम खाली नहीं हो, जैसे तुम खाली में रहते हो, जब इतना खाली रहते हो तो ये काम भी कर सकते हो। एक मैग्नेट लो ऐसे, ठीक है, ऐसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ऐसे कब अपने आप एकदम से जाती है। जैसे जाएगी समझ लो वहीं पर रुक जाओ, मतलब कि यही उसका क्या है? फील्ड रीजन है, जहां पे वो अच्छा खासा फोर्स प्रोवाइड। ऐसे नहीं यहाँ पे भी कर रहा था, पर ये यहाँ पे कर रहा तो क्यों नहीं जा रहा था? फील्ड तो तब भी होगा, तब कम थी, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी तो है भाई, उसको नीचे खींचने दे रहा है अपनी तरफ, इससे नहीं जा रहा। अगर हो सकता हो हवा में होता, या फिर कोई हल्की सी स्ट्रिंग से मैंने बांध रखा तो हल्का सा वो हिलता भी सही। इसका मतलब उसकी एक फील्ड रीजन है। किसकी फील्ड रीजन है? उसकी मैग्नेट की। समझ में आ गया? क्लियर हो गया है ना? चलो लिखो, पॉइंट लिखो बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज is defined as, due to charge is defined as the electrostatic force
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by test charge, the electrostatic force experienced by test charge, comma, per unit test charge, per unit test charge। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैथमेटिकली भी। दूसरी डेफिनेशन लिखो इसी में, नेक्स्ट लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge is defined as electrostatic force experienced by unit positive test charge, unit positive test charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब समझो, अब अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आसान है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है, पहले फोर्स को समझो। देखो मान के चलो कि ये कोई भी एक क्यू है, कैपिटल क्यू है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फील्ड रीजन आ रहा है। और मैंने इस पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले एक पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, टेस्ट चार्ज लगाऊंगा। तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही, ध्यान से सुनो। पहली डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पर, तो पहले इस पे फोर्स बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जो फोर्स निकाला उसके डिवाइड में क्या कर दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। इसका मतलब कि क्या इस पे फोर्स होगा, अगर ये प्लस क्यू मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने, तो इसके पास फोर्स कहां से होगा बच्चों, रिपेलिंग फोर्स। तो इसके ऊपर एफ ई फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ई की वैल्यू बताओ, एफ ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो करेक्ट आर स्क्वायर। और अगर मैं इसके नीचे एफ ई किससे डिवाइड कर दूं, किसको, क्यू नॉट से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये तो कह रहा था, पढ़ो डेफिनेशन को दोबारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो पर यूनिट टेस्ट चार्ज करा तो डिवाइड कर दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हो गया। या फिर क्या करो, जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है ना, क्यू नॉट वैल्यू, उसको क्या मान लो, वन मान लो। तो बात तो एक ही है, वन मान लो बस। अच्छा अब बताओ, एफ ई की वैल्यू ये है, इसको अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। मैं तुमसे पहले बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, खुद के चार्ज की वजह से। तो खुद का चार्ज ही तो क्यू आ रहा है, दूसरे से चार्ज से मतलब क्या है। क्यू नोट की जगह तूने टू क्यू नोट भी लिख दिया, क्या मुझ पे फर्क पड़ेगा। अगर तूने क्यू नोट की जगह 10 क्यू नोट लिख दिया, क्या मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यू नोट मैंने खुद को ही डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर एफ ई कौन सी क्वांटिटी, स्केलर के वेक्टर, फोर्स, और चार्ज 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 तो स्केलर है, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर ही। तो इसकी भी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में होगी, जैसे आपने पहले किया था ना, सेम वैसे ही डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। तुम बोलोगे सर उसी लाइन में, तो उसी डायरेक्शन में क्यों नहीं, वो मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो ये है बच्चों मैथमेटिकल, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ई का एक्सप्रेशन क्या हो गया बच्चे, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर विद आर कैप। आर कैप को कैसे ले सकता हूं मैं, आर वेक्टर अपॉन में आर, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाता है, आर क्यू बन जाता है। लास्ट क्लास में कर चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो पहला। कौन सी क्वांटिटी बताई थी बच्चे सबसे पहले आपने? लिखो वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड यूनिट क्या हो सकती है इसकी? यूनिट बताओ थोड़ी सी। यूनिट क्या होगी बच्चे? वेरी गुड। न्यूटन पर कूलम। एक और भी आएगी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वो आएगी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पढ़ा है ना आपने? वोल्टेज, है ना, वोल्ट पर मीटर। पर अभी समझ में नहीं आएगा आपको, कब करेंगे इसको हम? नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सेकंड चैप्टर में। ठीक है। थर्ड, थर्ड हमें निकालना है क्या? इसके डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो बताओ कौन से मेथड है? मेरे ख्याल से न्यूटन पर कूलम ठीक है। न्यूटन का क्या होता है बच्चे? M1 L1 T-2। और कूलम का क्या होता है बताया था? पीछे देख रहे हैं गधे, पीछे पीछे ये पढ़ के आते हैं। 80 80। ऐसे नहीं चलेगा। M1 L1 T-3 A माइनस, बस खत्म। ठीक है। अब जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखो। नेक्स्ट लाइन से लिखना 4। क्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ध्यान सुनना, मुझे क्यू नॉट से मतलब है। अगर मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान सुनो, अगर मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर मेरा टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे? प्रूफ करके दिखाओ। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते सर। आप प्रूफ करके दिखाओ। कर देंगे, देखो। कर दें? चलो तो लिखो 4 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत जगह आएगा ये वाला। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या मान लूं? प्लस क्यू मान लेता हूं। लेकिन दूसरे वाले को क्या मान रहा हूं? प्लस क्यू नॉट ही मान रहा हूं। प्लस प्लस है तो क्या होगा? रिपेलिंग होगा, रिपेलिंग होगा, रिपेलिंग होगा। तो मेरी डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही थी भाई, मेरी तो फिक्स ही हो गई। मेरे को अगर तूने प्लस क्यू मान लिया तो मैं तो जिंदगी भर के लिए ये रहूंगा, चाहे तू कुछ भी हो। मेरी मेरी इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू के ऊपर डिपेंड है। तो मेरी तो हमेशा आउटवर्ड ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? मेरी तो डायरेक्शन फिक्स हो गई। मेरी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? फिक्स हो गई। ये तो फिक्स हो गया, है ना? पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करेंगे तो रिपेलिंग भी बाहर की तरफ जाएगा, तो आपका एफ ए भी बाहर की तरफ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? मान गए? तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों? बिल्कुल जा रहे हैं। अब मेरे को बताना नेक्स्ट केस के लिए, ध्यान से सुन लो। फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज। और ये क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे? नेगेटिव रेडियली अपवर्ड। बताओ, मेरी जो एफ ई की डायरेक्शन होगी, सॉरी ई की डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ? क्यों? प्लस क्यू की वजह से डिपेंड कर रहा है मेरे को। मैं नहीं चेंज होऊंगा। मैं तभी चेंज हो सकता हूँ जब तुम दोनों जगह माइनस माइनस करो फिर। ठीक है। लेकिन अब प्लस क्यू है माइनस क्यू, फोर्स क्या बन जाएगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कि सन में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मैं चीज जो कह रहा था सन में आ गई। इसका मतलब कि जब मैंने देखो क्यू के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड है? टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड है। तो अगर टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। टेस्ट चार्ज मेरा अपोजिट है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे आप पता क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे लिखोगे जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला लिखा था भी, देखो क्या लिखा था। E इज इक्वल टू एफ ई अपॉन में क्यू नॉट लिखा था ना बच्चों? तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एफ ई इक्वल टू क्यू नॉट ई? यस और नो? ठीक है। ये किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा?
माइनस के क्यू डॉट। ये किसके लिए है? नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? तो कई बार डायरेक्टली बोल देगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो E की वैल्यू निकालो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। तो नीचे वाला तरीका यूज करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर प्रोटॉन बोल दिया तो कौन सा मेथड यूज करना है? ऊपर वाला। बस। उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है प्लस क्यू या माइनस क्यू, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो माइनस क्यू दोनों हो भी गए तो फिर दोनों उल्टे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो यहां पर लिख लो रिमाइंडर के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोटॉन। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो याद रखना। और ये किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इंटेंसिटी को इंटेंसिटी की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो मोशन में आ जाएगा। मोशन में मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स होगा पर अट्रैक्ट नहीं करेगा अभी। ठीक है। हाँ मूव करेगा, लेकिन अदर भी जो चार्जेस पड़े होंगे ना इसके आमने सामने, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करने दे रहे, अपनी तरफ भेजने नहीं दे रहे। खेल वही चल रहा है, स्टैटिक का ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मूव करवाऊंगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मूव करवाऊंगा तो बहुत चालाकी से करवाऊंगा। फिर चालाकी का मतलब कि फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करे, क्योंकि उसके अंदर फिर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? और कांस्टेंट वेलोसिटी में फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? लेकिन कौन से केस में? केवल कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में, जो भी करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जीरो है। फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि कोई भी अगर पार्टिकल या कुछ भी पार्टिकल अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अभी देखेंगे क्वेश्चन निकलेगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं मोशन में मान के चलूं तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोलूंगा कि उस पर लगने वाले जितने भी फोर्स है ना वो सारे के सारे क्या करें? नेट फोर्स जीरो करें भाई, ये रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। जैसे कि हमने अभी रिसेंट टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन करे हैं, अगर वो खुद ही उस जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था वही वाले अगर चार्ज से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एज इट इज ही निकल जाएंगे। बस क्या करना है, जिस पॉइंट पर भी आपने निकाला था ना फोर्स, अगर उसी पॉइंट वाले चार्ज से मैं डिवाइड कर दूं उसको, तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गए, काम खत्म, फिनिश। ऐसे नहीं कि खत्म होगा टॉपिक है, अभी तो बहुत है लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो जान खाएगा बहुत ज्यादा। पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसी तरीके से निपट गए। जो बेसिक बेसिक जैसे कि क्वेश्चन अभी मैंने क्या करवाया आपको, ये करवाया था ना, ट्रायंगल वाला ले लेते हैं चलो। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ट्रायंगल वाला। तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा तो मुझे बताएगा, एक यहाँ पे प्लस क्यू है बच्चे, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता? मैं पहले यहाँ पे डायरेक्शन बनाता, यहाँ पे भी डायरेक्शन बनाता, और इसकी वैल्यू क्या होती कोई बताएगा मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन में हाँ, क्योंकि मुझे इससे मतलब है, इससे तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? के क्यू अपॉन में जो भी लेंथ है ए स्क्वायर। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? ये अगर माइनस क्यू होता, गलती से माइनस क्यू ले लो चलो, तो माइनस क्यू वाला कैसे बनता है? ऐसे बनता। इसकी वैल्यू क्या होती? माइनस के क्यों, अब तो डायरेक्शन बताई दे तो माइनस क्यों ले रहा है? माइनस मत लेना। माइनस तो तब लेंगे जब हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं। समझ में आ गया है? ये होगी वैल्यू। बस खत्म कहानी। समझ में आ गया है? कोई डाउट है? बस कहानी।
ठीक है बच्चों। तो बस वहां पे क्यू जो चार्ज है ना वो चार्ज नहीं है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, ठीक है। पर इसके अलग क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं टॉपिक खत्म करें अभी और क्वेश्चन करने में। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। इफ at point P, if at point P 2 microcoulomb charge, if at point P 2 microcoulomb charge experiences a force, experiences a electric force equal to 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap न्यूटन, न्यूटन है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बच्चों फोर्स का, इलेक्ट्रिक का और चार्ज का क्या होता है? फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है? एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्या पी पे ही क्यू नॉट पड़ा हुआ है? मुझे तो पता नहीं कौन सा चार्ज वहां पे था, मुझे नहीं पता, पर मुझे पी नॉट पे इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता है। ये टेस्ट चार्ज ही तो है, क्योंकि पी नॉट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता है। तो क्या मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे? सर एफ ई को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। तो ई कितना हो जाएगा बच्चे? एफ ई अपॉन क्यू नोट की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो। तो 2 नीचे आएगा, माइक्रो ऊपर जाएगा, तो 10⁻6 जोड़ लेना, ठीक है। तो ये आएगा आई माइनस 3/2 जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू 10⁻6। क्या यूनिट थी इसकी? न्यूटन पर कूलम। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना आपको। जो जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? ये कह रहा थप्पड़ मार। अगर मैं, ध्यान सुनो, अगर मैं, हाँ विपरीत, अगर मैं 2 माइक्रो कुलाम की जगह -5 माइक्रो कुलाम ले लूं तो फिर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? हम्म। 2/5 i cap प्लस 3/5 j cap माइनस 2/। सही कह रहा है। क्यों? क्यों है? हम तो डायरेक्शनलिटी में तो बता रहा है, माइनस ही तो बता रहा है। क्यों नहीं होती? कॉन्सेप्ट नहीं समझे तुम अभी तक, रट रहे हो। अगर मैंने पी पॉइंट पर -6 माइक्रो कुलम या -5 माइक्रो कुलम रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई क्या होगी? नीचे 5 आ जाएगा और साइन चेंज नहीं होगी हाँ भाई तू बता। फिर। क्यों? सेम नहीं रहनी चाहिए वैसे। मैंने क्या बोला था कि अगर टेस्ट चार्ज चेंज भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होती नहीं है। फिर क्यों नहीं दिमाग लगा? वो फोर्स ही चेंज। तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना। मैंने मैंने ऐसे बोला कि 5 माइक्रो कुलाम के लिए फोर्स इतना, मैंने तो बोला ही नहीं, वो तो आप खुद मान रहे हो अपने आप से। मैंने कहा बोला? मैंने तो आपसे सिंपल ये बोला था कि 2 माइक्रो कुलाम के जैसा फोर्स इतना जनरेट हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। आपने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। आपको पहले खुद सोचना था कि सर अगर चार्ज चेंज हुआ तो फोर्स भी तो चेंज होगा। आपने ये क्यों सोच लिया फोर्स कैसे सेम रह जाएगा? क्योंकि फोर्स तो दोनों चार्ज के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अगर 2 से 5 में गया तो फिर फोर्स भी तो चेंज होगा। या तो आप पहले ही बोलते। और जब फोर्स चेंज नहीं हुआ है, जब मैंने बताया ही नहीं है आपको, तो चेंज डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मैंने अगर नहीं बताया तो डेफिनेट चेंज होगा ही होगा, पर चेंज क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। समझ में आ गया अच्छे से? क्या ये बात अच्छे से दिमाग में चली गई? तो लिख लो, इस आंसर के बाद लिखना है, इफ 2 माइक्रो कुलम इज रिप्लेस्ड बाय -5 माइक्रो कुलम, दैट मीन्स ओनली, दैट मीन्स ओनली
टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड, दैट मीन्स ओनली टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया था इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, कौन से चार्ज से निकलती है बाहर की तरफ, पॉजिटिव, और किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। क्लियर है। वैसे ये टॉपिक आता है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, पर इसके ये वाले क्वेश्चन करने हैं ना जो तुमने अभी पूछे थे कि सर अगर mg वाला फोर्स आ जाए और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ये आता है, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, पर मैं मान रहा हूँ कि कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है बच्चों, क्या है, कैपेसिटर। आप देखेंगे कैपेसिटर की एक प्लेट जो बन जाएगी वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, और एक प्लेट बन जाएगी नेगेटिव चार्ज। ये पढ़ेंगे भाई, ये समझ लो कि एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अभी आपने बोला था कि कहाँ से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाएंगे बच्चों, इसकी तरफ जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैंने यहां पे रख दिया बीच में एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। यस और नो, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी खुद का मास होता है, होता है, होगा, तो कहां की तरफ होगा वो, तो नीचे की तरफ। कितनी वैल्यू होगी, यस और नो। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये मूव करेगा, क्यों, बैलेंस आउट हो जाएगा। बैलेंस आउट होने पर हो जाती है, 4 जीरो हो जाता है। 4 जीरो होने से क्या चीज जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन। बोलो ना, क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो होने पे ये किसने बोला कि मूव नहीं करेगा, गधे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, एक्सेलरेशन जीरो होने पे किसने बोला मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस और नो। अगर ऑब्जेक्ट को सेम उतना ही फोर्स मिल रहा है जितना उसका मास mg है, तो वो मूव करेगा केवल कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किससे कम, किससे नेग्लिजिबल बन जाएगा, mg के वजह से नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा उसके पास, जीरो। तो कितनी वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, चलो। हम्म, हाँ लिख लो, लिख लो, बना लो। इतने स्मॉल पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव नहीं मार, हम्म, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नहीं मारे, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा बहुत तो है कि नहीं है, नहीं है, हाँ सही। हाँ तो कंसीडर तो करेंगे कि थोड़ा बहुत तो है। ये किसने बोला कि मास अगर बिल्कुल जीरो तभी तो मानेंगे हम जीरो। ठीक है, क्योंकि देख उसका चार्ज भी तो बहुत कम है, 1.6 को अगर तो मल्टीप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तभी तो फोर्स आएगा, तो फोर्स भी बहुत कम है इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है, वो भी कम है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, या फिर अगर वो एक्सलेटेड वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसकी हम एक्सेलेरेशन भी फिर निकाल सकते हैं। फिर फिर अगर हम इसकी एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मूव करने लग गया। फिर उसके अंदर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। अब समझ गए आप कॉन्सेप्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर यही ई की जगह यहाँ पे क्या बन जाता बच्चों,
पी बन जाता प्रोटॉन। क्या बन जाता? पी बन जाता। अब ध्यान से देखो, पी बन गया है। ठीक है। अब मैं खेल करूंगा, क्या करूंगा? खेल। खेल क्या करूंगा? आपको बनाना है, उसमें क्या करना है आपको? ऊपर वाले को क्या बना दो? नेगेटिव। क्योंकि फिर बैलेंस नहीं होगा, फिर क्या होगा? नीचे एकदम से भागेगा फिर वो। यस और नो? फिर ये क्या बना दो? नेगेटिव। प्रोटॉन किसकी तरफ भागेगा? ऊपर की तरफ। और फील्ड भी मेरी कहाँ की तरफ चली जाएंगी अब? ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो नीचे mg रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे तो mg रहेगा ही रहेगा। तो दूसरा डायग्राम बनाना है ये वाला। ये तब है जब इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों? प्रोटॉन से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, बीच में प्रोटॉन लगाओ, नीचे mj लगाओ, ऊपर। ऊपर कौन सा फोर्स लिखोगे? लिख लो यहां पे कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो एक। सेम डायग्राम बनाओ, प्रीवियस वाला। इलेक्ट्रॉन वाला बना लो या कोई सा ही बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास भी तो पता ही होगा तुम्हें। क्या पता नहीं पता? हाँ मैडम पता है। पता है, चलो पता है तो फिर ये वाला डायग्राम ही रखो। डायग्राम बनाओ दोबारा क्वेश्चन के लिए। और लिखो, इफ प्रोटॉन डज नॉट मूव, if proton does not move between parallel plates, if proton does not move between parallel plates, how much electric field is experienced by proton? ये इजी क्वेश्चन है जेई मेन के लिए भी, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन। अभी देखो ध्यान से सुन लो, अभी तो ये वर्टिकल देख रहे हैं, अभी हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल। अभी हम वर्टिकल देख रहे हैं। मैंने क्या क्वेश्चन क्या बोला? पहले डायग्राम बना जल्दी से। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया? mg किसके बराबर आ गया? एफ ई के। लिखो mg इक्वल टू एफ ई। एफ ई का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? हाँ भाई ट्रम भाई साहब, क्या होता है? ई की टर्म में, ई की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई। तो लिखो एम जी इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्या लिखोगे? एम जी इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? सर ई की वैल्यू कैसी बात करो, एम जी अपॉन में क्यू नॉट हो गया। यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मुझे बताओ मास कितना होता है? अब तो बता दे मास। 1.6725 into 10 raised to minus 27. जी की वैल्यू पता है? 9.8. क्यू नॉट की वैल्यू पता है? अबे चार्ज भी तो प्रोटॉन का सेम ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, क्या अलग होता है? 1.6 into थोड़ा बहुत डिफरेंस लेकिन सेम ले सकते हैं ना। निकाल। इसमें भी सोच रहा है क्या करूं। 10. मैंने, वो कोई और चार्ज भी दे सकता है आपको, ठीक है। ऐसे बोल देगा 5 माइक्रो कूलम है जिसका कि मास इतना है। मैं तो सिंपल एक प्रोटॉन की टर्म में ले लिया जिसकी वैल्यू आपको पता है। हाँ भाई कितना निकला इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 to power minus 7. है 10⁻⁷ निकला। यूनिट कौन लिखेगा? अच्छा ये बताओ, 10⁻⁷ सोच समझ के बताना। देखो मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन तभी पूछ रहा हूँ ताकि दिमाग में चीजें घुस जाए। ये 10⁻⁷ है, ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है?
सोच समझ के देखो, जल्दबाजी नहीं, आराम से ठंडे होते। ये जो निकली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकली है? कैपेसिटर प्लेट की निकली है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है एक्सपीरियंस बाय। मैंने आपको याद करो स्टार्टिंग में बताया था, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो बेचारा अटका हुआ बीच में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कहां होता? नीचे चला जाता। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते? बस। अगर ऊपर वाली प्लेट होती ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कहां चला जाता? धड़ाम से नीचे चला जाता। क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली प्लेट अपोजिट पोलैरिटी की हैं। इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों? उसको एक फोर्स मिल रहा है। सर में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? चलो यहां तक क्लियर है। अब एक शानदार क्वेश्चन करें। क्या करेंगे? शानदार करें, शानदार करें क्वेश्चन। यस सर, यस। चलो, तू कह रहा तो करते हैं। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। देखो, ध्यान सुनो। ये कौन है? ये चार्ज है। कौन है? हाँ। मान के चलो कि क्यू नॉट चार्ज है, जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी मैंने इसको यू वेलोसिटी से विद एंगल थीटा इसको प्रोजेक्ट किया है। और आपको पता है, जैसे प्रोजेक्ट करो तो कहाँ चला जाएगा? ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक चला जाएगा। इसी सर्टेन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। और कोई वैल्यू भी होती है? हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ। पहले मैं चाहूंगा कि ये क्यू नॉट है और ये यू वेलोसिटी है। मैं पहले तीनों फॉर्मूले निकालना चाहूंगा, फिर मैं थोड़ा बताऊंगा नेक्स्ट कैसे करते हैं, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन में जी, करेक्ट। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन में 2g। अब 2g में रह रहा अभी भी ये, इसको भेजना पड़ेगा 2g में। u²sin2 थीटा 2g, ये है 2g। समझ में आ गया? अब बताओ, इसमें कहीं पे भी क्यू नॉट का जिक्र है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले से पढ़ा था, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। अब तो चार्ज भी आ गया, तो एक और चीज पता चल गई, ना मास पे डिपेंड करेगा ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात तो क्लियर है। तो यही आंसर होता अगर यहाँ पे चार्ज से भी कर दे, तो तुम्हें करना यही है। करना यही है, पर इतना आसान क्वेश्चन देगा वो? नहीं देगा। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? अच्छा उसको छोड़ो, पहले तो बताओ इस पे एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है? मारो तेरे जूते। ये देख, ये कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ले रहा याद आ गया, -0। है। इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन होती है? जी। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होती है? जीरो। है ना? एक्स एक्सिस में कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है। और वाई एक्सिस में जीरो। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने बोला कि इस पूरे सिनेरियो को मैंने डाल दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। ध्यान सुनना है, किसमें डाल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। कहीं दूर चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में ही आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। समझ में आ गया है? अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वजह से एक मास भी होगा, इसके पास क्या होगा? मास भी है और क्यू नॉट भी है। अब मुझे ये तीनों फॉर्मूले चेक करने के, क्या तीनों फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो, जिस वेलोसिटी मैंने ट्रेवल किया है उसको भी भूल जाओ, थीटा को भी भूल जाओ, जी के बारे में पहले बात करते हैं। जी क्या है तरीके का? एक्सेलरेशन है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और चीज क्या होगी? फोर्स होगा। पहले ये बोल, फोर्स होगा। बिल्कुल करेक्ट। कौन सा फोर्स होगा? कुलाम फोर्स होगा।
कूलम्ब फोर्स क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज ऊपर प्रेजेंट होगा और ये क्यू नॉट भी पड़ा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स होगा। मुझे नहीं पता अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, वो भी भाड़ में जाए, पर फोर्स तो होगा। मानते हो कि नहीं मानते? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, अगर फोर्स होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? एक और चीज, एक्सेलरेशन भी होगा। और एक्सेलरेशन कहां पे होगा? नीचे की तरफ ही होगा। इसका मतलब कि एक्चुअली में क्या चीज चेंज होगी? ओनली केवल जी चेंजेस आएंगे, और जी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एडअप ही होगा। सर में आया कि नहीं आया? बाकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? एज इट इज सेम, खत्म क्वेश्चन। ये तो चीज सोचनी थी। सर में आया कि नहीं आया? लिख लें अब इसको आराम से। पहले ये लिखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दोबारा डायग्राम बनाना। डायग्राम बार बार बनाने होते हैं। पहले जनरल लिखो फॉर्मूला। अब नाउ लिखो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है हर जगह सेम है। ठीक है बच्चों? यूनिफॉर्मली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ए एक्स में चेंज आएगा भाई? हाँ भाई, तो बताओ क्यों? जब एक्सेलरेशन जो उसके से बड़ा नीचे की तरफ नीचे की तरफ है तो ए एक्स अभी भी फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो मुझे बताओ जी, अब मैं जी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बच्चों? जी इफेक्टिव। यही तो चेंज हो रहा है, ओनली जी इफेक्टिव। तो इसमें जी तो होगा ही होगा, एड में एक जी डैश भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी डैश। अब बात आए जी डैश की वैल्यू क्या है, या फिर जी डैश को छोड़ो, ए ले लो, है ना? ए सही रहेगा, ए ले लो। ए की वैल्यू कैसे निकालूं? सर ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। पूछो कैसे? पूछो। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। इस क्यू नोड पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि इस इफ ए इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स क्यू नोड पे लग रहा है, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए एम में मान सकता हूं? मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? तो ए की वैल्यू क्या हो गई? एफ ई बाय एम। और एफ ई का फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो एफ ई का फॉर्मूला क्या बन जाता है? जल्दी बोल। किसका? एफ ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई इंटू क्यू नॉट। ई इंटू क्यू नॉट। वो क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम। आराम से देख लो एक एक स्टेप, वरना सन में कहां से ई आ गया, कहां से क्यू नॉट आ गया। ध्यान से देखो, मैंने पहले बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से आ रहा है, क्या मुझे उसको चार्ज से मतलब है? मुझे तो किससे मतलब है? जहां पे अप्लाई हो रहा है क्यू नॉट। क्यू नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद आ गया, मास उसका आ गया, एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। सर में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? अब एक्सलेशन की वैल्यू किसमें पुट कर दो? जी इफेक्टिव में। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आप जब जेई मेन के क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखाई देगा इस टाइप का इफेक्ट। तो जी इफेक्टिव आ गया बस। अब क्या करना है सारे फॉर्मूले में? कहाँ कहाँ पे? बस कहा नहीं, पुट कर। जहां जहां पे जी लिखा वहां पे क्या लिखोगे? जी इफेक्टिव। अब सुनो, लिखने से पहले, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से आ रही है, धरती वहां से आ रही है, तो माइनस हो जाएगा बस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? चलो तो लिखो जल्दी से। अब मेरे ख्याल से दिमाग में चला गया। ठीक है, इसी टाइप के देखो दो तीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो रहा है जो मैं करवाऊंगा अच्छे लेवल वाला, वो मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है जेई मेन में, और एडवांस में एक बार आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो।
और बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस बार जब मैंने अभी वर्टिकल लिया था, अब मैं ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल। क्या ले रहा हूं बच्चे? हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान से सुनो, देखो हो क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो प्लेट हैं, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। इसकी जस्ट मिडल पे एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनो। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? और इसकी वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ध्यान सुनना वरना फिर सारा सीक्वेंस भूल जाएंगे हम। वी नॉट वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है इसकी? है ना? और वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, केवल किस में चेंज आएगा? वर्टिकल वेलोसिटी में। क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में जबरदस्ती कहाँ इसको कहाँ तरफ लेके जाएगा? ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों? अभी रुक जाओ, देखो पहले तो समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करे, अभी तो बाहर को बच्चों, तो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ जी सर, वो घर पर है। फोन नंबर एक बार बाहर है ना, उनसे एक बार कॉल कर लीजिए। ध्यान से सुनना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहां मिलेगा? क्यों? आराम से, स्टेप बाय स्टेप। पर मैंने कैंसिल का भी तो वो बोला ही नहीं है, दोबारा सुनो आराम से। मैंने बोला फोर्स कहाँ लगेगा, वो कैंसिल हो बात है, वो अलग मैटर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखेगा भैया मैं तो पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, तो इसका फोर्स इसको कहाँ की तरफ खींच देगा? एकदम से ऊपर की तरफ खींच देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन धीरे 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 अपनी डायरेक्शन चेंज करने लग जाएगा। ऐसा समझ आ रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स मिलेगा, क्योंकि ऊपर प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? ऊपर डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए इधर तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट ही है, ऊपर की तरफ इसको कौन सी वेलोसिटी, कौन कौन वेलोसिटी दे रहा है इसको ऊपर की तरफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स अगर हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो मेरे में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं आया? और मुझे निकालना है ये एंगल थीटा, कि कौन से थीटा एंगल से वो बाहर निकलेगा। फिर वो कौन से थीटा एंगल से वो बाहर निकलेगा, या फिर बोल सकते हैं टकराएगा। अगर इनफाइनाइट प्लेट है तो कौन से एंगल से वो टकराएगा, कुछ भी बोल सकता है दोनों में से। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? है ना? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। इसका मास भी होगा डेफिनेटली। सर मास तो होगा सर, यहाँ पे इस बार वो क्यों नहीं हो रहा? सर वो क्यों नहीं हो रहा कि ये रुक क्यों नहीं रहा है बेचारा, ये रुक जाए। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा भी हो। ये किसने बोला कि एफ ई ऑलवेज इक्वल टू एम जी ही रहेगा? ये किसने बोला है? ये तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना। मैंने खुद से बोला था कि हाँ वहां पे वो स्टॉप हुआ पड़ा है, तब मैं बोलूंगा एफ इक्वल टू एम जी है। लेकिन एफ ई अगर ज्यादा हो गया एम जी से, तो कहां की तरफ जाएगा? एफ ई की तरफ ही जाएगा। समझ में नहीं आए? कहां पे एफ ई की तरफ जाएगा, बस यहां पे समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? इस वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, अगर दोनों के दोनों क्या होते, बराबर होते, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाता, चुपचाप चला जाता, बताता भी नहीं किसी को भी। वो मैं बताऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन करेगा वो, कुछ ना कुछ तो गिवन करेगा ना, वरना फिर पता ही क्या चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर पता नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी। फिर तो आपको चार्ज पता होना चाहिए, कि फोर्स पता होना चाहिए, सब कुछ बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं उससे निकालने की, क्यू ई नॉट, क्यू ई से इक्वल टू एम जी से, वहां से निकलेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? वहां से कौन सा निकलेगा, वहां से क्या निकलेगा आपका?
बस थैंक यू वेरी मच। चले बड़े आगे बच्चों। ठीक है, तो मेरी यहां पे वेलोसिटी होगी वी नॉट। कितनी होगी बच्चे? वी नॉट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके बराबर कर दें? एम जी नहीं, एम ए। क्योंकि एम जी कर दिया तो मतलब दोनों की तरफ फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना। एम ए की तरफ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? एफ ई बाय एम। एफ ए की वैल्यू कितनी है? ई, ई एन लिया ना बच्चों मैंने, ई, ई बाय एम। ई क्या है यहाँ पे? तो उनका चार्ज। ई क्या है बच्चों? कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एम क्या है? मास। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो। ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन? ऊपर की तरफ क्या? वाई डायरेक्शन। बोल कौन सी तरफ? एक्स डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है? जीरो है। इसलिए जो वी एक्स वेलोसिटी वो कितनी है? वी नॉट है। यस और नो? तो वी वाई हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं सर, कैसे? याद करो, आप पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो v बन जाएगा वी वाई, ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा y। तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ध्यान से देखो, यू वाई यहाँ पे इनिशियली क्या था? जीरो तो था, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये क्या बन गया बच्चे? जीरो। ए की वैल्यू कितनी है? ई, ई बाय एम इंटू। तो वी वाई की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, ई, ई बाय एम इंटू। ठीक है बच्चों, अब वी एक्स की वैल्यू आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई। टाइम के साथ वेरी करती जा रही है, क्योंकि टाइम जैसे जैसा बढ़ता रहेगा वेलोसिटी अचानक बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर मुझे इसकी लेंथ बता दोगे तो मैं और अच्छे से निकाल दूंगा। अगर आप इसकी मुझे क्या निकाल दोगे? लेंथ बता दोगे, या इसकी थिकनेस भी बता दोगे, तब भी मैं आराम से निकाल लूंगा। अगर मान के चलो इसकी थिकनेस क्या है बच्चों? प्लेट के बीच में गैप है, मान के चलो डी है। कितना गैप है? डी। तो यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना हो गया? डी बाई टू नहीं हो गया? वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? डी बाई टू ट्रेवल किया। तो मुझे बताओ, मेरे पास तो एक और भी तो फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू है। ध्यान से सुनते रहना। वी वाई बन जाएगा, वाई बन जाएगा, वाई बन जाएगा, वाई डायरेक्शन में एस बन जाएगा डिस्टेंस। वी वाई स्क्वायर तो वी वाई स्क्वायर रहेगा, यू वाई स्क्वायर जीरो। ए वाई कितना है आपका? ए वाई ई, ई बाय एम। और डी एस वाई कितना है? डी बाई टू। डी से डी कैंसिल। अब निकल गया आपका वी वाई निकला अंडर रूट ऑफ ई, ई डी बाय। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना है। अब देखो यहां से मैं मल्टीपल चीजें निकाल सकता हूं। इस पॉइंट पर ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाऊं, मैं अब लिख लिया हो तो तभी फिर मैं आगे चीजें और भी निकाल सकते हैं। मैं तो बस इसको ड्राइव कर रहा हूं, चीजें बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान के चलो पी पॉइंट पर देखो, पी पॉइंट पर चल के आ रहा है। देखो पी पॉइंट पर देखो, इस पी पॉइंट पर, सॉरी यहां पर इस पी पॉइंट पर ये ऐसे बाहर निकल रहा है, कितने एंगल से? थीटा से। अब एक चीज बताओ, इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कौन सी? इस डायरेक्शन में वी एक्स। हाँ, वी एक्स इक्वल टू वी नॉट। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वी वाई है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा? तो टेन थीटा क्या होगा? सोच समझ के बताना। वी वाई डिवाइड बाय, क्या वी वाई निकाल चुके हो? क्या वी वी एक्स पता है? तो टेन थीटा निकाल सकते हैं? सर क्यों नहीं निकाल सकते? टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो, ई, ई डी बाय
एम वी नॉट स्क्वायर। सर वी नॉट स्क्वायर क्यों आ गया? क्योंकि मैं इसको अंडर रूट में लेके गया हूं, खत्म कहानी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पी पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी निकाल के दो, फाइनल वेलोसिटी, तो वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी मैं बोलूंगा वो होगी वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ये सोनू, ये भी तो हम कर सकते हैं। और वी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे? वी नॉट। और वी वाई की वैल्यू क्या है? ई ई डी बाय एम। मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो मैडम। जो ऊपर ग्राफ जैसे कि स्ट्रेट है। मैंने कहा बनाया स्ट्रेट है, एक्सेलरेशन है ना। अरे उससे जस्ट पहले तो हल्का सा स्ट्रेट ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उससे जस्ट पहले बोला बच्चे मैंने। अब आप एक पॉइंट पर टकरा तो टेंजेंट ही तो लूंगा मैं। क्या लूंगा? टेंजेंट ही तो लूंगा। हो सकता है देखो ऐसे आ रहा होगा, देखो ऐसे, ऐसे। पर टेंजेंट तो मैं यही लूंगा ना बच्चे। सन में आ गया। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं? एक्स एक्स एस एक्स और एस वाई निकाल सकता हूं। एस एक्स कैसे निकालेंगे? एस एक्स यूटी प्लस हाफ इट, लिख लिख चल लिख। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर। ये तो करते थे हम। ए एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो ही है शुरू से। तो एस एक्स की क्या वैल्यू हो गई? वी नॉट टी हो गई, खत्म कहानी। इसका मतलब अगर एग्जामिनर पूछे कि एक्स डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बोलेगा? वी नॉट टी। टाइम क्या है तेरा? टी। और डायरेक्शन में कितना है डिस्प्लेसमेंट? एक्स वाई इक्वल टू को फॉर्मूला। वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मुझे बताओ यू वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो ही है। ठीक है, तो यू वाई टी तो जीरो हो गया। ए वाई की वैल्यू कितनी है? बस पुट कर दो, हाफ ई ई डिवाइड बाय एम टी स्क्वायर, खत्म। तो साइंस से निकल गई। डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी निकाल दिया। एंगल बोला, एंगल भी निकाल दिया। सारी वैल्यू तो निकाल ही दी। बस होगा काम खत्म। एस वाई डी बाई टू की इक्वल होगी। हम्म। एस वाई डी बाई टू की इक्वल होगी। डी बाई टू हाँ तो इससे अगर बट दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बोला जाए, हाँ तो वैसे डी बाई टू होगी। और टाइम के रिस्पेक्ट में हाँ तो टाइम से टाइम भी निकाल सकते हो, सही बात है। ठीक है। उधर से फिर टाइम भी निकाल सकते हो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है? डी बाई टू की डिस्प्लेसमेंट है, तो निकालो। एस वाई की जगह डी बाई टू पुट करो, टाइम की वैल्यू निकालो। बस हो गया। समझ में आ गया ना? आसान है, क्लियर हो गया अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलेंगे अगर आप जेई मेन की तैयारी करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, अच्छे से सॉल्व करना है और हो जाएगा बस। ठीक है। तो बस अब छोटा छोटा काम करते हैं। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। मैंने लास्ट क्लास से समझाया था, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? इसका सेपरेशन ज्यादा उसके साइज से या फिर उसके, हाँ साइज से ही होगा तो पॉइंट माना जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान जाएगा, तो उसके बाद चार्ज है तो पॉइंट चार्ज होगा, करेक्ट। तो मान के चलो कि ये पॉइंट चार्ज है बच्चे, है ना। इसकी चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू है। और मैं कहीं दूर जाके इससे वैल्यू से पूछ रहा हूँ, पी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, पी पे वैल्यू पूछ रहा हूँ उसकी। तो मैं क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टेप क्या करना चाहिए मेरे को नहीं पता। सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा बच्चे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लगा दूं। और टेस्ट चार्ज लगाने के बाद मुझे क्या निकालना चाहिए, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर विद आर वेक्टर, यस और नो। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता क्या होता है, एफ ई इंटू क्यू। तो ई बताना, फिर ई की वैल्यू क्या हो गई, एफ ई अपॉन में क्यू नॉट। और क्यू नॉट से उसका डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बन जाएगा, रेडियल डायरेक्शन, बस खत्म, ये हो गया। कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए वही फॉर्मूला है जो हमने पहले लिखा था, कोई डिफरेंस ही नहीं है। समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करा, क्या मेरा के कांस्टेंट है, अगर मीडियम मेरा कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट है कि नहीं है, क्यू मेरा कांस्टेंट है, तो किसके साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर के साथ। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। क्योंकि क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा ऐसे। क्योंकि देखो आर की वैल्यू जीरो पे तो इनफाइनाइट चल जाएगा ना, उसको मैं बना नहीं सकता हूँ, कुछ ऐसे जाएगा। सर में आगे कि नहीं आगे बच्चों, यस और नो, ठीक है। क्या हो गया, क्या बातें चल रही है हमें बताओ भाई, क्या हो गया, बस होने वाली है। डाल तो दिया, मैसेज डाला क्या मैंने, डाल तो दिया, पिक योर वर्ड एट 7:30। धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे अभी तो। हाँ भाई लिख लिया यहाँ तक बच्चों, इसलिए अभी आसान आसान सा टॉपिक करवा रहा हूँ। कल इसी पे या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक से, ठीक है। जिसमें आर क्या है बच्चों, रेडियल डायरेक्शन है। क्या मतलब है, रेडियल, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वेरी करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मैं तुमसे इस पॉइंट पर पूछा, तो इस पॉइंट पर बच्चों क्या करेगा, रेडियली वेरी करेगा। समझ में आ गया, उसी डायरेक्शन में वो रेडियली वेरी करता है। लिख लिया, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो तो लिखो फिर, लिखो एक पॉइंट क्वेश्चन लिखो। टू मिली कूलम है, एक बच्चे है पॉइंट पी, इस पे है 1,2,3, 3,2,2, ठीक है। मुझे इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पी पे, कैसे करेंगे, करो जल्दी। देखो बच्चों, पहले मुझे रेडियल की डायरेक्शन में तो निकालनी पड़ेगी आर वेक्टर की, और आपको पता आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यस और नो। तो जो मेरा आर वेक्टर होगा वो होगा 3 - 1 कितना हो गया, 2 i कैप, 2 - 2 0, 2 - 3 माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब आपको पता है सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर विद आर कैप। अब आर कैप तो ये तो आर वेक्टर है, तो आपको पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा पहले बच्चों, यहाँ पे आर वेक्टर बनाना। बस अब वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। के तो के रहेगा, मतलब लिख दो वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻³ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मैग्नीट्यूड 5 निकाली थी आपने, तो 5⁻⁻⁴ है ना, सर 5 सॉरी 3/2, 3/2 होगी ना, √5 3/2 ठीक है। और हाँ वही बात तो एक है, 5√5 ओ 2i माइनस, ये आंसर है बच्चों आपका फाइनल। एग्जामिनर ऐसे जेईमेन भी देता है सिंपल से, पर देखो जैसे उसने छोटी मोटी गड़बड़ी कर दी, आपने छोटी मोटी, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस आंसर बिल्कुल सीधा सीधा निकलना चाहिए। ये लगा ले यार, क्या हो गया, मेरी क्यों गलती निकाल रहे हो, मेरी गलती निकालने के लिए आ गए हो। चलो बहुत है, एक और छोटा सा बोलते तो कर लेते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं, है ना। चलो, सेक्शन तो क्लियर लगेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मजेदार। देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है, और मैंने वाई एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्री पॉइंट पर एक चार्ज रखा है +Q, और उसके ही जस्ट सिमेट्री पॉइंट पर मैंने रखा है चार्ज +Q ही रखा है। तो इसकी, क्योंकि 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी a, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है बच्चों, a है, और ये भी डिस्टेंस कितना है, a है। ठीक है, मैंने कहा निकालना, मुझे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर निकाल, फिर ध्यान से इस point बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यों क्यों, समझाओ कैसे, सही है, समझाओ बस, ओरिजिन पे, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। जो ऊपर वाला चार्ज है वो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और नीचे वाला जो चार्ज है वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो सेंटर पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, बिल्कुल सही बात, यही चीज पकड़नी है, डायरेक्शन को छू लो बस, डायरेक्शन को छू लो। अब पॉइंट पी यहां नहीं है, पॉइंट पी यहां है, सर में आया कि नहीं आया, जो कि मेरा एक्स एक्सिस है ना बच्चों, तो एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, अब भाई साहब मैं तो डायरेक्ट निकालता हूँ, हमें तो पहले बोलो रेडियल डायरेक्शन है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी निकलेगी, मानते हो कि नहीं मानते, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी निकलेगी, मानते हो कि नहीं मानते, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ये भी बनाएगा एंगल, दोनों सेम डिस्टेंस सेम सेम एंगल बनाएगा। मुझे बताओ ये वैल्यू क्या होगी, रेडियल डिस्टेंस कितना होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट, a² प्लस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, क्योंकि दोनों चार्ज क्यू क्यू है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन, मानते हो कि नहीं मानते, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्यू है, दोनों ही सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगी, पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल के साथ आ रही है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से डायरेक्शन में, वाई और एक्स में, एक ये वाला होगा और एक एक्स वाला होगा। अब बताओ कौन सा 0 हो जाएगा, कौन सा बचेगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2e cos थीटा, खत्म बस, हो तो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी आ गई, ईटी कितनी आ गई, ईटी, आप बोलोगे 2e cos, डायरेक्शन बताओ जल्दी से, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ जल्दी से, प्लस आई के, क्योंकि आई डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं बोल पाते हो, प्लस आई के डायरेक्शन बता दे, नहीं सर ई की वैल्यू बता दो तो दिल खुश हो जाए, ई की वैल्यू बता जल्दी से, ई की वैल्यू, हो जाएगा ना AQ अपॉन A² प्लस X। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, के +Q, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो एक ही ले लूंगा, डिवाइड बाय इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² प्लस X², बहुत ही बढ़िया। तो सर cos थीटा भी बता ही दो, cos थीटा बता रहे क्या दिक्कत है, अब बताऊं, cos थीटा की वैल्यू बता,
अच्छा, डी बाई बी वो कर देंगे ना, एक सेकंड, ये ना पता है इसको। बी बाई एच कर देंगे ना, बी बाई एच। बी बाय एच, बी कितना है? एक्स बार रूट हाँ, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यस और नो। आई, बस खत्म, ये आंसर आपका। तो फाइनल रिजल्टेंट में लिख रहा हूं बच्चों, फाइनल रिजल्टेंट विल बी योर 2k/q(x) अपॉन में a² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2 विद डायरेक्शन आई कैप। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम, याद है हमने किस में करा था? ग्रेविटेशन फील्ड में किया था। k की जगह g आता था, x की जगह r आ जाता था, है ना? एक उसमें कुछ डिस्टेंस होता था, q की जगह मास आ जाएगा, बस खत्म कहानी। सेम अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रेविटेशन फील्ड में, तो सेम कॉन्सेप्ट से ही करना है। अच्छा सुनो, अगर x की वैल्यू 0 कर दो, यहां से देखो, तो et की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 तो हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे आ गया, और आपने खुद बोलता सेंटर पे वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 0। प्रूफ हो गया। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? ठीक है, एक और चीज बताओ, ये फंक्शन कैसा, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? आता है इवन ऑड चेक करना? आता है वैसे? नहीं आता तो मत बोल, तो बाद में बोलियो। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? देखो ऐसे चेक करते हैं, अगर मैं -x पुट कर दूं x की जगह, और साइन टोटल में माइनस बाहर आ जाए, तो ऑड फंक्शन है। तो चेक करो, -x का स्क्वायर क्या होता है? +x, तो ये चेंज नहीं हो रहा। x की जगह -h करोगे तो माइनस बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? y एक्सिस पे जैसा ग्राफ बनेगा ना, उसके जस्ट उल्टा बनेगा। तो ये कहाँ पे काम करेगा? जब चार ऑप्शन में ग्राफ में देता है, आपने देखा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बने होते हैं, तो पूछता है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो चार में से दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो कि अगर बिल्कुल सेम आ गए तो उनको काट देना, अगर अपोजिट आ गए तो उनमें से कोई एक होगा। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी समझ जाओ, रुक जाओ अभी। तो मैं आपको अगर चार ऑप्शन दूं, सोच समझ के बताना तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए इसका। ग्राफ इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी बता दो कि कैसा ग्राफ बनना चाहिए। बताओ, ऑप्शन दे दूं? ए, बी, सी, डी। बताओ कैसे आते हैं क्वेश्चन? हाँ, दो चाप ले जाए तो उसका कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनेगा? पहला तो नहीं हो सकता। सी क्यों है? अपोजिट भी है, और ध्यान से देखो ओरिजिन पे 0 है, ये भी तो चेक करना है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्योंकि ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता था, देखो ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे और ऐसे, पर ओरिजिन पे दो वैल्यू आ रही है, तो गलत हो गया ग्राफ। है तो ऑड फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक और भी चेक करना है, ओरिजिन पे भी क्या वैल्यू है बच्चे? 0 वैल्यू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और वैसे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम किससे निकालते हैं? याद है मेथड किससे निकाले थे हमने? हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे? डिफरेंशिएशन, याद है हम डिफरेंशिएशन करते थे, हम वैल्यू निकालते थे, वही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिफरेंशिएशन का ग्राफ इसका एग्जैक्टली यही बनेगा, बस इतना बना लो। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा परफॉर्म करेंगे। अगर हमने ये कर लिया ना अच्छे से, तो आप देखना रिंग के थ्रू और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं इस चीज की वैल्यू। यस सर। क्लियर हो गया अच्छे से सभी को? सर। ठीक है, चलो तो ठीक है बच्चे।